नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है ब्यासी कातिल। एक दिन राम रहीम ग्रीनलैंड नामक स्वतंत्र देश में रह रहे अपने मित्र माइक से मिलने के लिए एक विमान द्वारा रवाना हुए। परंतु कुछ ही देर बाद उनका विमान आतंकवादियों की गतिविधियों का शिकार हो गया। विमान उस समय लाल सागर से गुजर रहा था, अतः विमान चालकों के समझाने बुझाने पर कुछ अन्य यात्रियों के साथ राम रहीम भी समुद्र में कूद पड़े। सौभाग्य से राम रहीम को समुद्र में बहता एक लंबा चौड़ा तख्ता मिल गया और वे बच गए। वह रात किसी तरह गुजर गई, लेकिन अगले दिन दोपहर को राम भैया, हे भगवान अब क्या होगा, तभी एक बड़ी सी लहर ने उन्हें 15-20 फुट ऊपर उछाल दिया। इस तरह वे व्हेल के मुंह में जाने से बच गए, परंतु जल्द ही उन पर एक और विपत्ति टूट पड़ी और वे तख्ते समेत नीचे गिर पड़े। काफ़ी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वे बच तो गए, लेकिन शीघ्र ही पानी में उभरी एक बड़ी सी चट्टान के साथ टकराकर उनका तख्ता टूट गया। वे एक बार फिर ईश्वर की कृपा से बच तो गए, किंतु अत्यधिक थकान, तेज बहाव व घायल होने के कारण दोनों बेहोश हो गए और पानी के बहाव में डूबते उतरते एक और बह चले। जब उन्हें होश आया तो वे एक पथरीले स्थान पर थे, जहां दो चिंपांजी न केवल उन्हें होश में लाए बल्कि उन्हें आपस में मिलने में भी उनकी मदद की। रहीम, राम भैया और दोनों एक दूसरे को जीवित देखकर प्रसन्नता से एक दूसरे के गले लग गए। उनके इस मिलन पर चिंपांजी जोड़ा बहुत प्रसन्न था। काफ़ी देर एक दूसरे के गले मिले रहने के बाद, तुम ठीक तो हो न रहीम? हाँ, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि हम बच कैसे गए और इस समय कहाँ हैं? तुम्हारे दोनों ही प्रश्नों का उत्तर इस समय मेरे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथ यह चिंपांजी, अरे ये एक से दो कैसे हो गए? ओह, समझा, ये दोनों नर मादा हैं। अब मैं भी समझ गया। इन दोनों ने, एक ने तुम्हारी मदद की है और शायद दूसरे ने मेरी। बिल्कुल सही लगता है, वरना हमें प्रसन्नता देखकर ये दोनों इतने प्रसन्न नहीं होते। और देखो ना रहीम, इन्होंने हमारे खाने का भी प्रबंध किया हुआ है। शायद यह केले ये हमारे ही लाए हैं। नर चिंपांजी ने केले का गुच्छा राम की ओर बढ़ा दिया। देखा रहीम, कितने समझदार हैं। हाँ, शायद इनमें शैतानी इंसानों से ज़्यादा अकल और समझदारी है। तभी तो आज इंसान दूसरे इंसान की जान लेने में लगा है। अपने तोड़फोड़ और आतंकवादियों की हरकतों से यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है, जबकि ये मासूम प्राणी भयानक और शक्तिशाली होते हुए मनुष्य की जान बचाने में लगे हैं। बहुत खूब रहीम, तुमने आज शायद पहली बार बहुत गहरी बात कह डाली और यही सच्चाई है। हम मनुष्य अपनी सभ्यता खोते हुए जानवर बनते चले जा रहे हैं और ये जानवर अपनी हिंसकता खोकर इंसान से भी बढ़कर सभ्य होते चले जा रहे हैं। खैर छोड़ो, आओ कुछ खा पी लें, फिर आगे की सोचेंगे। ठीक कहते हो, मुझे भी बड़े जोर की भूख लगी है। दोनों ने एक स्थान पर बैठकर केले खाए। उसके बाद चिंपांजियों के दिखाने पर पास ही के एक पोखर में जी भरकर पानी पिया। उसके बाद, राम भैया, यहाँ तो सब ठीक हुआ। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? निकलेंगे तो बाद में, पहले तो हमें यहाँ पता लगाना है कि इस समय हम हैं कहाँ, और यह कोई टापू है या किसी देश की सीमा। उसके बाद ही राम अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि नर और मादा चिंपांजी उन दोनों का हाथ पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। राम भैया, यह हमसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। परंतु मेरी समझ में आ रहा है रहीम, शायद ये हमसे अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं।
राम का विचार ठीक ही था। दोनों नर मादा उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक ओर ले जाने लगे। आखिर ये हमें ले कहाँ जा रहे हैं? यह तो वहीं जाकर पता चलेगा जहाँ से ये हमें ले जा रहे हैं। ओह! लगभग 15 मिनट तक चलते रहने के पश्चात एक ऊंची पहाड़ के सामने पहुंचकर उन दोनों नर मादा ने राम और रहीम का हाथ छोड़ दिया और किलकारी मारते हुए कलाबाजियाँ खाने लगे। अब इन्हें यह कौन सा दौरा पड़ गया? दौरा नहीं पड़ा, बल्कि ये इस तरह कलाबाजी खाकर हमसे यहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं। क्या यह तुम कैसे कह सकते हो राम भैया? शायद तुम आनंद के बंदर को भुला बैठे हो। उससे मैंने जानवरों की बहुत सी आदतें सीखी हैं। राम की बात सुनकर रहीम एक गहरी सोच लेकर चुप हो गया। राम ने चिंपांजी की हाथ के इशारे से समझाया कि वे वहीं रुके हैं। तब दोनों नरमादा उछलते कूदते पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। अब ये दोनों कहाँ चल दिए? जरूर कोई खास बात है। थोड़ी देर रुको, अभी मालूम हो जाएगा। फिर अभी कुछ ही समय बीता होगा कि उन दोनों नरमादा के साथ बहुत सारे जंगली स्त्री पुरुष और बच्चों को साथ आते देख राम रहीम चौंक उठे। राम भैया, खतरा, सावधान हो जाओ। जल्दबाजी में तुम कोई गलत कदम ना उठा बैठना रहीम। उन्हें पहले पास आने दो। उन लोगों ने जल्द ही राम रहीम को आकर घेर लिया। तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? मेरा नाम राम है और यह रहीम। और फिर राम ने अपना रहीम का परिचय देने के बाद उन्हें अपने वहाँ पहुँचने के बारे में सारी बात बता दी और बोला, क्या आप बता सकते हैं श्रीमान कि यहाँ कौन सी जगह है और आप लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं? यह काला टापू है और हम यहाँ के बर्बाद वासी हैं। किसी तरह उस बड़े पहाड़ की खो में छिपकर अपना जीवन बिता रहे हैं और आगे हमारी ज़िंदगी और मौत अब देवता के हाथों में है। राम रहीम को उस वृद्ध की बातें बहुत ही रहस्यमय लगी। वैसे भी उसने उन सबके चेहरे पर भय की छाप दिखाई दे रही थी। हम आपकी बात समझे नहीं महाशय। समझकर करोगे भी क्या बच्चों? बस समझ लो कि देवता ने तुम्हारी जिंदगी बचाकर तुम्हें इस टापू पर तो भेज दिया, परंतु अब तुम दोनों अपने घर वापस नहीं लौट पाओगे। वह क्यों? क्योंकि इस टापू का बेरहम डाकू काला शेर अब तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देगा, क्योंकि हम सब भी उसी के सताए हुए हैं। डाकू काला शेर? बाबा, यह सब क्या कह रहे हैं? आप कृपया साफ साफ बताइए ना। हो सकता है हम लोग अपनी जान बचाने के साथ साथ आपकी और कुछ मदद कर सकें। डाकू काला शेर बहुत ही बेरहम और खूंखार डाकू है मेरे बच्चों, और उससे हम और तुम तो क्या शायद देवता भी टक्कर नहीं ले सकते। उसने हम सब लोगों को जीना हराम कर दिया है। सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। इस टापू पर 2 मील आगे एक समतल सा स्थान पर आज से कुछ माह पहले हमारी बस्ती थी। हम लोगों के दिल आराम और शांतिपूर्ण पर गुजर रहे थे। हम लोग खेतीबाड़ी करके और मछलियां पकड़कर अपना गुजारा कर रहे थे। ना बाहरी दुनिया की हमसे मतलब था और ना ही हमें बाहरी दुनिया से, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का सामान यहीं अपनी धरती पर ही पैदा कर लेते थे और बाहरी दुनिया को शायद इस टापू का पता नहीं था, और अगर पता था भी तो वे इसे वीरान समझकर यहाँ नहीं आते थे। परंतु आज से 4-5 माह पहले एक बड़ी सी किश्ती हमारे टापू के किनारे आकर रुकी और हम लोग उसमें से उतरने वाले लोगों को आश्चर्य से देखते रहे। वे सभी गोला बारूद से लैस थे। काका, कौन है ये लोग? क्या कहा जा सकता है टाबरों? वैसे है तो विदेशी और पता नहीं यहाँ क्यों आए हैं। खैर, अभी मालूम हो जाएगा। वे हमारी ही ओर आ रहे हैं।
सुन बुड्ढे, आज से हम लोग तुम्हारी बस्ती के मेहमान हैं और हम सब लोगों की खातिरदारी का भार तुम समेत सारी बस्ती वालों पर है, समझे? और कान खोलकर सुनो, यह सुन ले कि यदि तुमने हमारी खातिरदारी में कोई कमी की तो हम तुम सबको भून कर रख देंगे, साथ ही तुम्हारी बस्ती में आग भी लगा देंगे। वे लोग सशस्त्र थे, इसलिए मैंने और हमारी बस्ती के किसी भी व्यक्ति ने उनका विरोध नहीं किया और उनके कहे अनुसार उनकी हर एक बात को मानते हुए उनकी खूब खातिरदारी करते रहे। 2-3 दिन बाद 3 बड़ी बड़ी नावें फिर किनारे पर आकर रुकीं। उनमें से घोड़े और पेटियां लदी हुई थीं। शाबाश, जल्दी उतारो सारा सामान। आखिर मैंने साहस करके उनसे पूछ ही लिया, श्रीमान यह सब क्या है? आखिर आप लोग हैं कौन और चाहते क्या है? अबे बुड्ढे, हम लोग डाकू हैं, डाकू, और मेरा नाम है काला शेर। आज के बाद यदि फिर तूने मुझसे कुछ पूछने की जरूरत की तो भून कर रख दूंगा। जा अब यहाँ से अपने साथियों के साथ भाग जा। अब चुपचाप वहाँ से चले आए। उसी दिन वे लोग हमारी बस्ती छोड़कर पास ही के जंगलों में चले गए। वहाँ से क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। हमारी बस्ती में उनका तभी आना जाना होता है जब उन्हें खाने पीने की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती थी। हम लोग भी भय से उन्हें उनकी ज़रूरत का सामान दे देते थे। काका, आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? यदि हम इन्हें यूं ही रसद देते रहे तो एक दिन हमें और हमारे बच्चों को भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। धैर्य से काम लो जलोरा, देवता एक दिन स्वयं ही हमें इस मुसीबत से निजात दिला देंगे। हमने कई बार रात को उन्हें नावों द्वारा कहीं जाते देखा। वे लोग कुछ सुबह या दोपहर होने तक लौट आते थे, परंतु उनमें से कुछ घायल भी होते थे। कभी कभी तो उनके साथ अपने कुछ साथियों की लाशें भी होती थीं, जिन्हें वे किनारे पर ही फूंक देते थे और किनारे पर ही बंधे अपने घोड़ों पर सवार हो बस्ती से कुछ हटकर जाने वाले मार्ग से जंगल में चले जाते थे। 1-2 महीने तो हम लोग सबको चुपचाप सहते रहे, यहाँ तक कि उन्हें रसद देने के चक्कर में हमें खाने पीने की भी कमी पड़ने लगी। तब हम लोगों की पंचायत बैठी, काका आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? अब तो हमें ही खाने पीने के लाले पड़ने लगे हैं। हाँ काका, अब तो उनका पेट भरने के लिए हमें अपना और अपने बच्चों का पेट काटना पड़ता है। परंतु उस समय तो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई, जब वे हमारी बस्ती में रसद लेने के लिए आए और हमारी बहू बेटियों से छेड़छाड़ करने लगे। बचाओ हम लोगों से ना रहा गया और हमने लाठियों से उनकी पिटाई कर दी। और मारो कमीनों को, तुम लोगों की यह हिम्मत कि हम पर हाथ उठाओ, तुम लोगों को अब इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और वही दिन हमारे विनाश का कारण बन गया। उसी रात जब हम गहरी नींद सोए हुए थे, वे वैसी लुटेरे घोड़े पर सवार होकर हमारी बस्ती में आए और दाल में कुछ काला लगता है। फिर इससे पहले कि हम उनकी मनसा भांपकर अपनी कोई बचाव कर पाते, उन लोगों ने हम पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। धाए धाए, हाय मरा। और डाकू शैतानी हंसी हंसता हुआ बोला, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। पलक झपकते ही हमारे अधिकांश स्त्री पुरुषों की वह लाशें बिछ गईं, लेकिन उस गंजे काने शैतान वैसी कातिल को फिर भी दया नहीं आई। उसके हाथ क्रोध की आग शांत नहीं हुई। आग लगा दो हरामजादों की पूरी बस्ती में, जो भी भीतर छुपे होंगे वे भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने हमारी बस्ती में आग लगा दी। बचाओ, हरामजादे हमारा विरोध करने चले थे। बस मेरे बच्चों, हम लोगों किसी तरह बस्ती छोड़ने में सफल हो गए, सो बच गए, वरना ओह आप शांत हो जाइए बुजुर्ग,
बुजुर्गवार धैर्य रखिए। बूढ़े ने अपने आंसू पोंछ डाले किंतु रुदे स्वर में बोला, बस बच्चों, यही है हमारी दुख भरी कहानी। तभी से हम लोग इस पहाड़ी के भीतर बनी खो में छिपकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है बाबा, लेकिन क्या वे वैसी कातिल अब भी यहाँ रह रहे हैं? हाँ, उन्हीं जंगलों में उस दिन के बाद ना तो उन्होंने हमारी मुर्दा बस्ती की ओर रुख किया और ना ही हम अपनी बस्ती में दोबारा गए हैं। यह आप लोगों को बुरा किया। कम से कम आप लोगों को अपने साथियों की सुध बुध तो लेनी चाहिए थी। हो सकता है कुछ घायल हो, उस समय मरने से बच गए हो, किंतु अब मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ बेटे, लेकिन हम उस समय इतने अधिक भयभीत थे कि हम अपनी बस्ती की ओर जाने का साहस ही नहीं कर सके। हाँ, क्या आप लोगों ने कभी यह जानने की कोशिश की कि वे रात को नदी पार करके कहाँ जाते हैं और जंगलों में क्या करते हैं? नहीं, यह सब कुछ जानने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। क्या अब आप लोग हमारे साथ बस्ती में जाने की हिम्मत कर सकते हैं? लेकिन अब हमारी मुर्दा बस्ती में क्या रखा होगा? मैं चाहता हूं कि आपकी बस्ती को फिर नए सिरे से आबाद किया जाए। क्या? हाँ, मैं चाहता हूं कि आप लोग फिर पहले जैसे खुशहाल जिंदगी बसर करें। परंतु उस गंजे शैतान का क्या करेंगे? यदि उसे पता चल गया कि हम बचे खुचे लोग फिर बस्ती में वापस लौट आए हैं तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस उल्लू के पट्टे की आप लोग जरा भी चिंता ना करें। अब उस वैसी कातिल से हम निपटेंगे। लेकिन तुम बच्चे, आप हमें बच्चा मत समझिए बुजुर्गवार। हम क्या है अब आप बाद में ही समझ पाएंगे। अब तो मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे विमान की दुर्घटना भगवान ने शायद हमें यहाँ भेजने और आप लोगों की मदद करने के लिए ही की थी। ठीक है मेरे बच्चों, जैसा तुम उचित समझो करो। हम तुम्हारे कहने मुताबिक ही चलेंगे और करेंगे। फिर वे लोग राम रहीम को एक लंबी चौड़ी गुफा में ले गए। वह सर्वप्रथम वृद्ध और उसके कुछ साथियों ने राम रहीम के घाव का उपचार किया। उसके बाद उन्होंने राम रहीम को फल फूल आदि खाने के लिए, जिन्हें खाकर वे खुद भी जी रहे थे। तब राम रहीम को मालूम हुआ कि उनके अजनबी मित्र यानी चिंपांजियों का वह जोड़ा दरअसल उनका पालतू है। फिर राम रहीम खा पीकर गहरी नींद सो गए। अगले दिन सुबह राम रहीम बचे खुचे बस्ती वालों के साथ उनकी जली हुई मुर्दा बस्ती में पहुंचे। वहाँ लाशें अब तक हड्डी पिंजर का रूप धारण कर चुकी थीं। वहाँ का दृश्य देखकर राम रहीम की आंखें भी नम हो गईं। बाबा, आप इन सब हड्डी पिंजरों को एक स्थान पर एकत्रित करके इनमें आग लगा दें और पूरी बस्ती की सफाई करवाइए। वृद्ध और उनके साथियों ने पूरी बस्ती में कंकालों को निकालकर एक स्थान पर एकत्रित करके उनमें आग लगा दी। फिर वे बस्ती को साफ करने में जुट गए। राम रहीम ने भी उनकी मदद की। बस्ती को साफ कर उसे दोबारा निर्मित करने में उन्हें 1 माह से ऊपर का समय लग गया। क्यों बाबा, अब कैसी लग रही है आपकी बस्ती? बहुत अच्छी, लेकिन बेटा वह पहली जैसी चहल पहल और हमारे साथी। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं बाबा, लेकिन चिंता न करें, हम उन वैसी कातिलों से बदला लेकर ही रहेंगे और आज ही रात जंगल में जाकर उनकी टो लेंगे। चिंता न करें बाबा, हमें कुछ नहीं होगा। क्या यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? और राम रहीम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। और उसी रात बेटे एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं है। वह शेर की माद है बाबा, शेर की माद में ही जाते हैं। आप देखना हम उस गीदड़ को कैसे शिकार करके लाते हैं। और राम रहीम उनसे विदा लेकर जंगल की ओर चल पड़े। परंतु रात के अंधेरे में वे
ये नहीं देख सके कि नर मादा चिंपांजी बड़ी होशियारी से उनका पीछा कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक लगातार चलने के पश्चात रहीम ने जंगल में प्रवेश किया। राम भैया, हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं, फिर सामना होने पर हम उन 82 कातिलों का मुकाबला किस प्रकार करेंगे? हाथ पैरों से आखिर ये दोनों अंग भी तो एक बहादुर मनुष्य के हथियार होते हैं। जंगल के भीतर उन्हें कम से कम आधे घंटे तक पैदल चलना पड़ा। फिर ओह, यहाँ तो घोड़ों के हिनहनाट है। लगता है आगे कुछ ही दूरी पर उन 82 लुटेरों का डेरा है। यहाँ से हमें लेटकर आगे बढ़ना होगा। ठीक है। अगले ही पल दोनों सीने के बल लेटकर कोहनियों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। दोनों की कोहनियाँ बुरी तरह छिल गईं, परंतु इनकी उन दोनों ने परवाह नहीं की और कुछ ही देर बाद वह देखो, डाकुओं का शिविर लगा है। देख रहा हूँ, लेकिन उनके आसपास तो उन्होंने काफ़ी सख्त पहरा लगा रखा है। हम भीतर कैसे घुसेंगे? पहरेदारों का खात्मा करके मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों रेंगते हुए शीघ्र ही डाकुओं के डेरे के पिछले हिस्से में पहुंच गए। राम भैया, पहरा तो यहाँ भी है, हाँ, लेकिन उतना सख्त नहीं जितना आगे था। देखो, दोनों पहरेदार कितने आराम से सिगरेट के कस ले रहे हैं। हाँ, फिर तुम्हारा क्या विचार है? यहाँ केवल 2 ही पहरेदार हैं। शायद गंजे शैतान की उम्मीद नहीं होगी कि कोई जंगल में पीछे से भी आकर उन पर आक्रमण कर सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बस हमें किसी तरह इन्हें बस में करके इनके हथियार प्राप्त करने हैं, यानी इन्हें ख़त्म नहीं करना है। यह तुम क्या कह रहे हो? इन्हें ख़त्म तो करना ही है, लेकिन इस तरह कि इनके मुंह से एक शब्द भी न निकलने पाए। चिंता मत करो, मेरे कराटे का एक ही वार दुश्मन की गर्दन की हड्डी तोड़ कर रख देगा। तो फिर चलो, परंतु सावधानी से। जरा भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। दोनों बड़ी सावधानी के साथ रेंगते हुए उन दोनों गपशप करते पहरेदारों के निकट पहुंच गए और फिर उठकर किसी बात के समान उन पहरेदारों पर टूट पड़े। पलक झपकते उन दोनों पहरेदारों के हथियार राम रहीम के हाथों में थे। ये दोनों तो गए काम से। अब आओ, पहले इन दोनों की लाशें पास के पेड़ों के छुरमुटों में छिपा दें, फिर भीतर घुसेंगे। दोनों ने मिलकर एक एक पहरेदारों को उठाया ताकि उनके घसीटने बेआवाज़ उत्पन्न न हो, और उन्हें पास के पेड़ों के झुरमुट में फेंक दिया। उसके बाद दोनों दबे कदमों से उनके डेरे में प्रविष्ट हो गए। भीतर भी कड़ा पहरा था। अपनी ओर आते एक सशक्त व्यक्ति को देखकर वे तुरंत एक तरफ रखे ड्रामों की आड़ में हो गए। क्या करूं, इनका भी काम तमाम। नहीं, रहने दो, व्यर्थ में रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। उनके आगे जाते ही राम रहीम आड़ से बाहर निकले और दुबकते लुकते छिपते हुए आगे बढ़े। रहीम, वह देखो, ओह, वही गंजा शैतान, 82 कातलों का सरदार। हमारी मंजिल सामने है राम भैया। मेरे विचार से हमें तुरंत इसका कल्याण कर देना चाहिए। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इन्हें मारने से पहले मैं जान लेना चाहता हूँ कि ये शैतान इस वीरान टापू में आखिर कर क्या रहे हैं। कोई ना कोई षड्यंत्र ही रच रहे होंगे, तभी तो ये लोग यहाँ कागज लिए मीटिंग जमाए बैठे हैं। मैं उसी षड्यंत्र के बारे में जानना चाहता हूँ। तभी खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। ओह, फंस गए। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने हथियार फेंक दो। बस बस भैया, और मत डराओ, वरना पेट में ही हमारा सूसू निकल जाएगा। या लो, हमने हथियार फेंक दिए। शाबाश, अब बिना पीछे देखे आगे बढ़ो। मजबूरी थी राम रहीम को उनकी गनों के साए में उसी तरह
बढ़ना पड़ा, जहाँ गंजा शैतान अपने साथियों के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था। बुरे फंसे, यह तो कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे। मौका आने पर ही निपटूंगा इन हरामजादों से। कामरेड, ये दोनों छोकरे भीतर ताक झाँक करते पकड़े गए हैं। गंजा और उनका साथी तुरंत उठ खड़े हुए। कौन है ये छोकरे? मालूम नहीं कामरेड, लेकिन ये हमारे कैंप के पीछे के रास्ते से दाखिल हुए हैं। क्या मतलब? क्या वहाँ पहरेदार नहीं थे? थे, लेकिन इन हरामजादों ने ही उन्हें ठिकाने लगा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये छोकरे खतरनाक हैं और हो सकता है हमारे दुश्मनों के भेदिए हों। क्यों बे उल्लू के पट्टों, कौन हो तुम लोग? सच सच बताना, वरना तुम्हारे शरीर में मांस का एक पिलोथड़ा नजर नहीं आएगा। उत्तर में राम रहीम ने उन्हें आप बीती सुना दी, लेकिन यह नहीं बताया कि यहाँ आकर वे बस्ती वालों से भी मिले थे। परंतु गंजा ही बड़ा मक्कार था, उसे शायद राम रहीम की बातों पर विश्वास नहीं आया था। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो छोकरों। यदि तुम एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के अभागे यात्री हो तो इस बेहद जंगल में घुसकर हमारे आदमी की जान लेकर हमारे डेरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि साधारण रूप से ही हमसे मिलने की कोशिश करते। अब भी वक्त है, तुम लोगों सच सच सब कुछ बता दो, वरना तुम्हारी लाशों पर कुत्ते का बच्चा भी सूसू करने यहाँ नहीं आएगा। साला या गंजे का बच्चा तो बड़ा ही चालाक है। हम सच ही बोल रहे हैं श्रीमान जी, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। तो तुम ये मानने वाले साकिर ख़त्म कर दो इन्हें, उसके बाद ही हम अपनी आगे की योजना बनाएंगे। योजना? ओह, तो मेरा अनुमान ठीक नहीं निकला। ये लोग यहाँ किसी विरुद्ध भयानक षड्यंत्र रच रहे हैं। हाँ, इस टापू पर ग्रीनलैंड के बीच एक नदी ही पड़ती है। हम लोग प्राय रात को नदी पार करके ग्रीनलैंड जाते हैं और वहाँ तोड़ फोड़ करके इस टापू पर वापस लौट आते हैं। ओह, यानी तुम ग्रीनलैंड के आतंकवादी हो? यही समझ लो। हम लोगों को सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह ग्रीनलैंड में अशांति फैलाकर वहाँ की मौजूद सरकार का तख्ता पलट दिया जाए और वहाँ का तख्ता पलट कर खुद तख्ते पर बैठ जाए। रहीम ने उनका वाक्य पूरा किया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा और मेरे साथियों का यही उद्देश्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही हमारा यह मिशन कामयाब हो जाएगा। हरगिज़ नहीं, हमारे जीते जी तुम इस उद्देश्य में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जब तक तुम दोनों बचोगे तभी तो हमारे मार्ग में रुकावट बनोगे। साथियों, ख़त्म कर दो इन्हें। परंतु इससे पहले कि गंजे काले शेर के साथी राम रहीम को मौत के घाट उतार पाते, धाए धाए हैं। इन्हें किन्होंने मारा? ये गोलियां कहाँ से चली? तभी मारो मारो, कोई बचकर जाने ना पाए। वाह, ये हुई न बात। ओ, ये कमबख्त यहाँ कहाँ से आ मरे? हुआ यह था कि चिंपांजियों के जोड़े ने बस्ती से राम रहीम का पीछा किया था और जब उन्होंने राम रहीम को खतरे में फंसते देखा तो वापस लौटकर बस्ती वालों को बुला लाए। अरे मूर्खों, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? भून डालो इन सबको। परंतु इससे पहले कि गंजे का कोई भी साथी हरकत में आता, राम रहीम उन पर टूट पड़े। बस्ती वालों ने शीघ्र ही उन्हें घेर कर उनकी पिटाई आरंभ कर दी। खटाक, धाए धाए हाय। और राम रहीम ने भी बस्ती वालों का भरपूर साथ दिया। हाय, मर गया। शीघ्र ही राम रहीम, चिंपांजियों और बस्ती वालों ने मिलकर गंजे और उनके तमाम साथियों को मौत के घाट उतार दिया और सारे जंगलवासी खुशी से उछल पड़े। मेरे बच्चों, आज की रात हमारे लिए कितना शुभ साबित हुई। हाँ काका,
हमें भी इन शैतानों के अंत पर बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये हमारे मित्र के देश के दुश्मन थे और उनके देश की शांति को भंग करने में कार्यरत थे। कहकर राम ने वृद्ध को सारी बात बता दी। फिर वे वापस बस्ती में लौट आए। वृद्ध के काफ़ी आग्रह करने पर राम रहीम कई दिन उस बस्ती में रहे। उसके बाद वे काले शेरा की एक मजबूत नाव लेकर ग्रीनलैंड की ओर चल पड़े। परंतु वे जैसे ही नदी पार करके ग्रीनलैंड की सीमा पर पहुंचे, उन्हें मिलिट्री के सशक्त सैनिकों ने अपने घेरे में ले लिया। चुपचाप आगे बढ़ो। वे लोग उन्हें लेकर अपने सीमावर्ती कैंप में पहुंचे। वहां संयोग से उस समय माइक के पिता कर्नल जोसेफ ड्यूटी पर मौजूद थे। अरे राम रहीम। हाँ अंकल। फिर राम रहीम एक मुख से सारी बात सुनाने के बाद उन्होंने प्रसन्नता से उन्हें सीने से लगा लिया। सच, तुमने हमारे और हमारे देश के लिए महान कार्य किया है मेरे बच्चों। तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भुला पाएंगे। हम तो स्वयं आपकी काफ़ी समय से उन विरोधियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कर्नल जोसेफ उस समय उन्हें लेकर अपने घर पहुंचे। वहां उन्हें अपने मित्र माइक से मिलकर उन्हें अपार प्रसन्नता हुई। इस तरह उनकी दुखांत यात्रा एक सुखांत अंत हुआ। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद। आप देख रहे हैं राम रहीम की बेहतरीन कहानियाँ।